नमस्कार, मैं डॉक्टर अंशुल सिंह, समाजशास्त्र विभाग, इग्नू काउंसलर। आज हम कोर्स BSOE 141 के तहत अर्बन सोशियोलॉजी के खंड 1 इकाई 1, 2, 3 का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत नगरीय समाजशास्त्र एक परिचय, जिसमें हम मुख्य रूप से नगरीय समाजशास्त्र, उसकी प्रकृति एवं संभावनाएं, नगरीकरण एवं नगरवाद तथा नगर इत्यादि अवधारणाओं का अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले चलते हैं अपने प्रथम विषय की ओर। जहाँ तक नगरीय समाजशास्त्र का अध्ययन करने की बात है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अन्य शाखाओं की तरह जैसे ग्रामीण समाजशास्त्र है, औद्योगिक समाजशास्त्र है, उसी प्रकार से नगरीय समाजशास्त्र भी समाजशास्त्र की एक विशिष्ट शाखा है। जैसे हम ग्रामीण समुदाय का अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत करते हैं, उसी प्रकार नगरीय समाजशास्त्र में हम नगरीय समुदाय का अध्ययन करते हैं। यद्यपि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि नगरों का विकास, उनका निर्माण, ये कोई नई प्रघटना नहीं है। नगरों का निर्माण पहले भी था। इतिहास में भी नगरों के विकास, उनके निर्माण के अनेक साक्ष्य मिलते हैं। और जैसा हम सभी जानते हैं कि जो हमारी हड़प्पा सभ्यता, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं, वो भी एक प्रकार से नगरीय सभ्यता थी। तो नगर या नगर से जुड़ी हुई कोई अवधारणा नई नवीन प्रघटना नहीं है। लेकिन अगर नगरों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन की बात करें, तो ये एक नवीन घटना है, क्योंकि इसका अध्ययन आधुनिक समाज के पश्चात ही प्रारंभ हुआ। इसके अलावा 16वीं शताब्दी में गियोवानी बोटिरो, जो कि इटली के एक विचारक थे, उन्होंने नगरों के अध्ययन की परंपरा को प्रारंभ किया। अगर समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत देखें, तो प्रसिद्ध समाजशास्त्री रॉबर्ट पार्क को नगरीय समाजशास्त्र का जनक कहा जा सकता है। उनकी पुस्तक द सिटी, जो कि 1925 में प्रकाशित हुई थी, वो नगरीय समाजशास्त्र के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय पुस्तक मानी जाती है। इसके अलावा इसी वर्ष में बर्गेस की एक पुस्तक आई थी, द अर्बन कम्युनिटी। उसने भी नगरीय समाजशास्त्र का जो क्षेत्र था, उसको स्थापित करने में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो अगर हम ये देखें कि नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत हम किन किन अवधारणाओं का अध्ययन करते हैं या किन विषयों को शामिल किया जाता है, तो उसमें मुख्य रूप से नगरीय जीवन की विभिन्न सामाजिक घटनाएं, सामाजिक समस्याएं, नगरीय सामाजिक क्रियाएं, सामाजिक संबंध, सामाजिक संरचनाएं, इन सब का वैज्ञानिक और क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। नगरीय समाजशास्त्र से तात्पर्य है कि नगरीय समाज में जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के सामाजिक संबंध और उनके जीवन का संबंधित अध्ययन है। अगर एंडरसन के शब्दों में कहा जाए, तो नगरीय समाजशास्त्र नगरों में समाज और जीवन के ढंग से संबंधित है। वहीं अगर हॉबहाउस की बात करें, तो उन्होंने नगरीय समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा कि नगरीय समाजशास्त्र नगर के जीवन और नगरीय समस्याओं का विशिष्ट अध्ययन है। तो अगर हम इन परिभाषाओं के आधार पर देखें या इन जो विद्वानों ने अपने विचार रखे, अगर उसके आधार पर हम देखें, तो हम ये कह सकते हैं कि नगरीय समाजशास्त्र नगरीय समाज की सामाजिक क्रियाओं, व्यक्तियों के सामाजिक संबंधों, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं जैसे परिवार, विवाह, नातेदारी, नगरीय सामाजिक संरचनाओं और संस्कृति पर नकारात्मक और सकारात्मक जो भी प्रभाव हैं, इन सब के अध्ययन से संबंधित विषय है। इसी क्रम में अगर हम बात करें, तो 1925 से 1950 के मध्य नगरों से संबंधित अनेक अध्ययन हुए। इसी समय को नगरीय समाजशास्त्र के विकास का काल कहा गया और इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया अमेरिका विश्वविद्यालय में शिकागो संप्रदाय ने, जिसने नगरीय समाजशास्त्र को एक नई दिशा देने का कार्य किया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, कि अमेरिकी समाजशास्त्री रॉबर्ट पार्क नगरीय समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं। भारत में भी अगर नगरीय अध्ययनों की बात करें, तो यहाँ पर कुछ प्रमुख विचारक रहे हैं, जैसे कि IP देसाई, BKRV राव, MSA राव, MS गोरे, गाडगिल, घुरिये इत्यादि समाजशास्त्रियों ने नगरीय समाज के अध्ययन में अपना योगदान दिया है। तो
इस प्रकार ये स्पष्ट होता है कि जो नगरीय समाजशास्त्र है, वो समाजशास्त्र की ही भांति एक आधुनिक विज्ञान की शाखा के रूप में विकसित हो रहा है और आज न केवल समाजशास्त्री बल्कि अर्थशास्त्रियों और राजनीतिक शास्त्रियों की भी रुचि नगरीय समाजशास्त्र के क्षेत्र में बढ़ रही है। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं कि नगरीय समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी है। तो प्रकृति पर चलने से पहले मैं थोड़ा-सा आपको ये बताना चाहूँगी कि प्रकृति से आशय क्या होता है? तो किसी भी जब हम विषय की बात करते हैं, जैसे वैज्ञानिक पद्धति की भी बात कर लेते हैं, तो अक्सर हम क्या एक गलती कर बैठते हैं कि उसको विषय समझ लेते हैं, जबकि ये क्या है कि विषय की सीमा का निर्धारण है और किस प्रकार से इसमें जो भी अवधारणाएँ हैं, उनका हम अध्ययन करते हैं, इसको मुख्य रूप से देखा जाता है। यानी कि नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत जो भी अवधारणाएँ हम उनका अध्ययन करते हैं, तो उनकी प्रकृति कैसी है? जो भी सिद्धांत, जो भी तथ्य हमारे सामने आते हैं, वो किस रूप में रहते हैं? तो जहाँ तक नगरीय समाजशास्त्र की प्रकृति का सवाल है, तो नगरीय समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक मानी जाती है क्योंकि इसमें हम जो भी अवधारणाएँ हैं, जो भी सिद्धांत हैं, उनका व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें कि वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग, तो वैज्ञानिक पद्धति से आशय कोई विषय से ना होकर उस विषय का अध्ययन करने की एक पद्धति से होता है। तो इसमें हम जितनी भी अवधारणाओं का अध्ययन करते हैं, वो व्यवस्थित और क्रमबद्ध होती हैं। अब इस व्यवस्थित और क्रमबद्ध का आशय क्या है? तो उसका है कि एक निश्चित चरण होते हैं कि हमें पहले क्या अध्ययन करना है। जैसे अगर इसको एक उदाहरण के द्वारा हम समझ सकें कि हम कोई भी अगर कार्य करते हैं, अगर हम घर में ही कोई कार्य कर रहे हैं, खाना ही बना रहे हैं, भोजन पका रहे हैं, तो उसमें भी एक क्रम होता है। हम जैसे अगर सब्ज़ी बना रहे हैं तो डायरेक्ट हम जाकर सीधे उसमें मसाले नहीं डाल देते। सबसे पहले हम उसको धोते हैं, काटते हैं, उसके बाद उसमें जो भी मसाले मिलाने होते हैं, यानी कि एक हम उसमें प्रक्रिया फ़ॉलो करते हैं जिसमें कुछ विभिन्न चरण होते हैं और उन चरणों का एक क्रम होता है कि पहले हम क्या करेंगे और बाद में हम क्या करेंगे। तो उसी प्रकार नगरीय समाजशास्त्र में जिन अवधारणाओं का हम अध्ययन करते हैं, उनमें उनका हम एक क्रम देखते हैं और उनका व्यवस्थित अध्ययन करते हैं। इसके बाद अगर हम प्रकृति के बारे में बात करें, तो जो नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत सिद्धांत या अवधारणाएँ हैं, उनकी प्रकृति सार्वभौमिक होती है। तो सार्वभौमिक का अर्थ है कि वो किसी भी देश, परिस्थिति, काल में उनमें एक समानता पाई जाती है। जैसे अगर हम नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत मलिन बस्तियों का अध्ययन कर रहे हैं या अपराधों का अध्ययन कर रहे हैं, तो वो प्रत्येक समाज में हमको उसी प्रकार से देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर हम देखें कि मलिन बस्तियाँ हैं, तो वो एक तरीके से समस्या ही है और ये समस्या ना केवल हमारे समाज में बल्कि जहाँ-जहाँ भी मलिन बस्तियाँ पाई जाती होंगी, उन सभी जगहों पर ये समस्याएँ उत्पन्न हुई होंगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत जो भी सिद्धांत एवं अवधारणाएँ हैं, वो अपनी प्रकृति में सार्वभौमिक होते हैं। इसके अलावा अगर हम आगे बात करते हैं तो इसके अंतर्गत जो भी सिद्धांत हैं, हम उनका पुनः परीक्षण कर सकते हैं। पुनः परीक्षण का आशय है कि अगर पहले किसी ने किसी भी विषय पे शोध किया हुआ है, उसके आधार पर तथ्यों के आधार पर जो भी संकलित किए हुए तथ्य हैं, उनके आधार पर कोई एक सिद्धांत निर्मित किया है और फिर उस सिद्धांत को अगर हम कुछ समय बाद कुछ परिस्थितियों पर लागू करके देखते हैं, तो उस एक तरह से ये कह सकते हैं कि इसमें सिद्धांतों की हम पुनर्व्याख्या कर सकते हैं, पुनर्परीक्षण कर सकते हैं कि हाँ, जो सिद्धांत पहले जिन परिस्थितियों में थे, आज उन परिस्थितियों में लागू हो रहे हैं या नहीं और किस सीमा तक लागू हो सकते हैं और किस सीमा तक लागू नहीं हो सकते हैं, कहाँ पर परिवर्तन एवं संशोधनों की आवश्यकता है। आगे बात करते हैं तो नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत अन्य विषयों की भांति जो भी सिद्धांत होते हैं वो निष्कर्ष पर आधारित होते हैं कि पहले हम ऐसा नहीं कह देते कि अगर हमने केवल कुछ ही स्थान विशेष या व्यक्ति विशेष के जीवन से कोई भी घटना देख ली और उसके आधार पर सिद्धांत निर्माण कर दिया, ऐसा नहीं होता। हम एक बड़े पैमाने पर सिद्धांतों तथ्यों का संकलन करते हैं और उसके बाद कुछ जो भी शोध की प्रविधियाँ हैं, जो भी संरचनाएँ हैं, उन सबको मिलाकर एक वैज्ञानिक सिद्धांत निर्मित करते हैं और जो भी ये तथ्य हम संकलित करते हैं, वो सारे कुछ निष्कर्षों पर आधारित होते हैं। और अंत में अगर हम नगरीय समाजशास्त्र की प्रकृति की बात करें, तो इसके द्वारा हम क्या करते हैं कि
जो भी अवधारणाएँ हैं, जो भी हमने तथ्य संकलित किए हैं, तो आगे भविष्य में किस तरीके के उनके प्रभाव होंगे, सकारात्मक होंगे, नकारात्मक होंगे, इन सब की भविष्यवाणी भी हम कर सकते हैं। तो इन सभी जो प्रमुख बिंदु मैंने आपके समक्ष रखे कि नगरीय समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है, सार्वभौमिक है, सिद्धांतों का पुनः परीक्षण संभव है, भविष्यवाणी की जा सकती है और निष्कर्षों पर आधारित होते हैं। तो ये सब बिंदुओं के द्वारा नगरीय समाजशास्त्र की प्रकृति जो है वो ये स्पष्ट होती है कि ये पूर्णतया वैज्ञानिक है। इसमें कोई भी काल्पनिक तथ्यों का समावेश नहीं होता। अगर ऐसे तथ्यों का समावेश हो गया तो फिर ये हमारा अध्ययन जो है वो वैज्ञानिक नहीं कहलाएगा। आशा करती हूँ कि आपको नगरीय समाजशास्त्र की प्रकृति समझ में आ गई होगी। तो अब इसी संबंध में हम आगे बात करेंगे कि नगरीय समाजशास्त्र की आवश्यकता क्यों पड़ी, उत्पत्ति कहाँ से हुई और इस विषय की संभावनाएँ क्या हैं भविष्य में? क्योंकि हम किसी भी विषय का एक इतिहास भी होता है, उसके उद्भव में बहुत सारी परिस्थितियों का हाथ होता है। जैसे कि अगर हम समाजशास्त्र की ही बात कर लें, तो समाजशास्त्र के बारे में एक कथन बहुत प्रचलित है। ये कहा जाता है कि समाजशास्त्र एक आधुनिक विज्ञान है, जो कि आधुनिक समाज का ही अध्ययन करता है। तो अगर इस कथन के हम आशय को देखें तो इसमें बहुत सारे अर्थ छुपे हुए हैं, बहुत सारे अर्थ इसमें निहित हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि समाजशास्त्र ऐसा विषय था जो कि फ्रांसीसी क्रांति और इधर औद्योगिक क्रांति और जो वाणिज्यिक क्रांति, वैज्ञानिक क्रांति, अनेक क्रांतियाँ जो समाज में हुई थी, उनके प्रभाव जो समाज पर पड़े थे, तो समाज पर कुछ नकारात्मक और कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़े। समाज में औद्योगिक गतिविधियाँ तेज़ी से बढ़ीं, लोगों का नगरों की ओर आना-जाना बढ़ा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि समाज में बहुत सारी नई परिस्थितियाँ उत्पन्न हुईं और तब उस समय एक आवश्यकता महसूस हुई एक ऐसे विज्ञान की, जो कि इन बदलती हुई परिस्थितियों का अध्ययन कर सके। तो अगर ये तो हो गई समाजशास्त्र की बात। अब अगर इसी से हम संबंधित करके देखें नगरीय समाजशास्त्र को, तो जब लोगों ने नगरों की ओर प्रवास करना शुरू किया, रोज़गार की तलाश में या बेहतर अपने जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए, एक बेहतर माहौल में आने के लिए, तो जो जनसंख्या वृद्धि थी वो नगरों की ओर तेज़ी से आने लगी और इस समय फिर ये आवश्यकता महसूस हुई कि एक अलग से कोई एक ऐसी शाखा हो जिसके अंतर्गत हम इन केवल जो नगरीय जीवन है उससे संबंधित जितनी भी अवधारणाएँ हैं, जितनी भी समस्याएँ हैं, व्यक्तियों के जो सामाजिक क्रियाएँ हैं, उनके जो संबंध हैं, उन सब का हम एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन कर सकें। तो फिर उसके आधार पर ये नगरीय समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ होना शुरू हुआ। और अब हम देख रहे हैं कि नगरीकरण तो तेज़ी से बढ़ता ही जा रहा है। हालाँकि अगर भारत की बात करें तो यहाँ पर नगरीकरण काफ़ी देर से प्रारंभ हुआ, लेकिन फिर भी भारत जैसे विकासशील देश या अन्य भारत की ही तरह जो भी विकासशील देश हैं, वहाँ पर तो नगरीय समाजशास्त्र की जो संभावनाएँ हैं, वो बहुत अधिक देखी जा सकती हैं। जैसे कि इस संदर्भ में अगर हम देखें, तो आप देख रहे हैं कि भारत में जो पहले छोटे-छोटे नगर हुआ करते थे, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ते जा रहे हैं, उनका आकार बढ़ता जा रहा है। और ये जो छोटे नगर कभी हुआ करते थे, तो इनमें से कोई धार्मिक नगर बन गए, कोई वाणिज्यिक नगर बन गए, यानी कि इन्होंने धीरे-धीरे एक नगर का रूप लेना प्रारंभ कर दिया। अब जब नगर विकसित होंगे, तो उसमें कुछ सकारात्मक परिवर्तन भी होंगे और कुछ नकारात्मक परिवर्तन भी होंगे। और परिवर्तनों के अलावा भी बहुत सारे हमको वहाँ पर तथ्य देखने को मिलेंगे कि लोगों के जीवन शैली में किस प्रकार से परिवर्तन आ रहे हैं, नगरों को कैसे हम व्यवस्थित उनकी संरचना से जो भी संबंधित हैं, नई-नई जो भी योजनाएँ आ रही हैं लोगों के कल्याण के लिए, वो किस तरह से व्यक्तियों के जीवन को प्रभावित कर रही हैं। तो अगर ओवरऑल या हम कहें कि एक संपूर्ण परिदृश्य के रूप में हम देखें, तो भारत जैसे विकासशील देश में नगरीय समाजशास्त्र की संभावनाएँ बहुत अधिक हैं। अब जैसे यहाँ पर स्मार्ट सिटी मिशन लाया जा रहा है और उसके तहत प्रत्येक जो भी स्मार्ट सिटी के रूप में जो भी नगर चुने गए हैं, उनको एक तरीके से रोल मॉडल या मॉडल के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। उसमें जो नागरिक सुविधाएँ हैं, बुनियादी सुविधाएँ हैं, उन सब का विस्तार किया जा रहा है। तो
अब जो भी ये विस्तार हो रहा है सेवाओं के रूप में, सुविधाओं के रूप में, लोगों का जीवन स्तर बढ़ रहा है, बेहतर हो रहा है, तो इन सब का जब अब हम वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करेंगे, तो वो नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत ही करेंगे। इसके अलावा आजकल सरकारी योजनाओं का भी बहुत योगदान है नगरों को व्यवस्थित करने में, कि किस प्रकार से नगरों की जो संरचना होगी, वहाँ के जो निवासी होंगे, उनको कौन-सी सुविधाएँ दी जाएँगी। लेकिन इस संबंध में हमको ये भी तथ्य ध्यान में रखना चाहिए कि सकारात्मक परिवर्तनों के साथ-साथ कुछ समस्याएँ भी उत्पन्न होती हैं। अब जैसे अगर हम बात करें कि जब जब अगर किसी नगर में मान लीजिए कि मेट्रो सुविधा का विस्तार हो रहा है, तो अब एकदम से तो वहाँ पर नहीं आ जाएगा मेट्रो, तो पहले वहाँ पर कुछ सड़कों की खुदाई वगैरह होगी, तो उससे क्या होता है कि जब तक वो एक पूरा जो योजना है वो पूर्ण नहीं हो जाती, तब तक वहाँ के नागरिकों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा कि रोड जो सड़क रही होगी वो थोड़ी-सी छोटी हो जाएगी और वहाँ पर थोड़ा कचरा भी फैलेगा, लोगों को आने-जाने में असुविधा होगी, जाम लगेगा। तो एक तरफ तो हमारी सुविधा का विस्तार हो रहा है, लेकिन उसके साथ ही साथ उस समय कुछ समय तक लोगों को समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। तो इन सब चीज़ों का हम अध्ययन इसके द्वारा कर सकते हैं और आगे आने वाले समय में जो भी सेवा क्षेत्र है, जैसा कि हम जानते हैं सेवा क्षेत्र दिन-प्रतिदिन उसका विस्तार होता ही जा रहा है और सेवा क्षेत्र हमको नगरों में ही ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो सेवा क्षेत्र में कौन-सी संभावनाएँ हैं, कौन से नए-नए पेशे आ सकते हैं और उनकी वजह से लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन आ रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें कि अब अगर कोई अपना घर साफ कराना चाहता है, तो उसके लिए बहुत सारे अलग-अलग एप्लीकेशंस हैं जिन्हें हम ऐप कहते हैं, तो उसके थ्रू आप हम किसी को भी बुला सकते हैं कि आइए आप हमारे घर की साफ-सफाई करिए, जो कि काम हम स्वयं पहले करते थे। तो ये क्या है कि जैसे-जैसे लोगों का जीवन स्तर बढ़ता जा रहा है और सेवा कंपनी जो सेवा प्रदाता कंपनियाँ हैं, वो भी अपने स्तर से अधिक सुविधाएँ देने का प्रयास कर रही हैं। तो ये सब जो अवधारणाएँ हैं, जो भी ये नई-नई सुविधाएँ आ रही हैं लोगों के जीवन में, ये कैसे हमारा जीवन परिवर्तित करेंगी, कैसे प्रभावित करती हैं, इन सबको भी आगे नगरीय समाजशास्त्र के क्षेत्र में हम शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि और क्या संभावनाएँ हो सकती हैं, तो जो भी तकनीकी है या प्रौद्योगिकी है, वो कैसे नगरीय लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही है। जैसे कि हम देखते हैं आजकल अक्सर आप जो है पेपर में देखते होंगे कि मोबाइल पर गेम खेला तो बच्चों ने आत्महत्या कर ली या कोई ऐसा कदम उठा लिया। तो ये मानसिक तनाव भी बढ़ रहा है लोगों में। एक तरफ तो नगरीय जीवन में इतनी सुख-सुविधाएँ हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये मानसिक तनाव, कुंठा और ये अवसाद, ये सब स्थितियाँ भी हो रही हैं। तो नगरीय समाजशास्त्र का जो क्षेत्र है वो आगे मुझे लगता है कि थोड़ा-सा और विस्तृत होगा कि जहाँ अभी तक हम केवल लोगों के रहन-सहन की स्थिति, उनके रहने की जीवन शैली, उनके संबंध, पारस्परिक क्रियाओं, संरचनाओं तक का अध्ययन कर रहे थे, वहीं अब जो बदलती हुई परिस्थितियाँ हैं उनका भी हम अध्ययन नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत कर सकेंगे। नगरीय परिप्रेक्ष्य में जो भी नई-नई परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अवसाद और अकेलापन, व्यक्तिवादिता ये सब बढ़ेगी, तो ये क्या है कि व्यक्ति के समक्ष नई चुनौतियाँ पेश होंगी और उन चुनौतियों से व्यक्ति कैसे निपटेगा, इस संबंध में भी नगरीय समाजशास्त्र सहायक हो सकता है। इसके अलावा नगरीय समाजशास्त्र जो नगर नियोजन है, जैसे मैंने बात की कि स्मार्ट सिटी मिशन हो गया, अर्बन मिशन हो गया और उसमें भी जैसे यातायात के साधन विकसित होते रहते हैं, इलेक्ट्रिक बसें आ गई हैं, हम ईंधन के नए-नए स्रोत खोज रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं हमारे जीवन को प्रभावित तो करते ही हैं। तो ये सब जो भी हमारे लिए मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध हो रही हैं, उनका विस्तार हो रहा है, ये सब का क्षेत्र भी नगरीय समाजशास्त्र के क्षेत्र में शामिल होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नगरीय समाजशास्त्र के क्षेत्र में शोध की अनेक संभावनाएँ हैं, नए-नए विषयों को शामिल करने की अनेक संभावनाएँ हैं। तो इस प्रकार ये धीरे-धीरे ये इसका क्षेत्र जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो हमने इकाई 1 में अभी तक नगरीय समाजशास्त्र, उसका अर्थ, उसकी प्रकृति और नगरीय समाजशास्त्र की भारत जैसे विकासशील देश में क्या संभावनाएँ हो सकती हैं, उन पर प्रकाश डाला। अब चलते हैं इकाई 2 में,
जिसके अंतर्गत हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे नगरीकरण और नगरवाद जैसी अवधारणाओं पर। इससे पहले मैं थोड़ा-सा एक पहलू पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगी कि अक्सर हम नगरीकरण, नगरीयता और नगरवाद तीनों ही अवधारणाओं को एक जैसा समझने की भूल कर लेते हैं। तो हम इसीलिए इन तीनों ही अवधारणाओं पर बारी-बारी से प्रकाश डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं नगरीकरण की। नगरीकरण को सामाजिक परिवर्तन का एक प्रमुख स्रोत कहा जा सकता है। अब स्रोत क्या है कि नगरीकरण जो है उसके द्वारा बहुत सारा सामाजिक परिवर्तन हमको किसी भी समाज की संरचना में देखने को मिलता है। तो अगर हम सामान्य अर्थों में देखें तो नगरीकरण का तात्पर्य हम केवल नगरीय जनसंख्या में वृद्धि या नगरों के विस्तार से लगा लेते हैं। लेकिन अगर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो नगरीकरण के प्रभाव से जो छोटे-छोटे नगर होते हैं वो महानगरों का रूप ले लेते हैं और इसके अलावा नगरीयता और नगरवाद की अवधारणाएँ भी नगरीकरण से ही संबंधित हैं। आगे चर्चा करने से पहले हम थोड़ा-सा इसके इतिहास पर चलते हैं कि भारत जो है जैसा हम सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है और इसी कारण से यहाँ पर नगरीकरण की प्रक्रिया काफ़ी बाद में प्रारंभ हुई। क्योंकि कृषि प्रधान देश था, यहाँ पर अधिकतर जनसंख्या गाँवों में ही निवास करती थी और गाँवों में निवास करने के कारण ज़्यादातर लोगों की जीविका उपार्जन का जो साधन था, वो कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र ही हुआ करते थे। लेकिन जैसे-जैसे समाज में यातायात और परिवहन के साधनों का विस्तार हुआ, नगरों की ओर लोगों ने आना-जाना शुरू किया, यानी कि नगरों की ओर लोगों का प्रवास हुआ और उद्योग धंधों का विस्तार हुआ जिसके लिए श्रमिकों की और उसमें काम करने वाले लोगों की आवश्यकता महसूस हुई। लोगों को भी अपने रोज़गार की आवश्यकता महसूस हुई। लोगों को लगा कि नगरों में बेहतर जो रोज़गार के साधन हैं वो उपलब्ध हो सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि धीरे-धीरे ये लोगों ने नगरों की ओर आना प्रारंभ कर दिया। यानी कि जनसंख्या का एक बड़ा भाग जो है वो नगरों की ओर प्रवास करना प्रारंभ किया और इसी परिस्थिति ने नगरीकरण के विकास में योगदान दिया। नगरीकरण में वृद्धि के कारण क्या हुआ कि जो भी सामाजिक संस्थाएँ थी, हमारी परिवार विवाह नातेदारी, हमारे जो भी मूल्य थे, जो हमारी परंपरागत मनोवृत्तियाँ और व्यवहार थे, इन सब में परिवर्तन आने लगा। तो ये तो हो गई कि भारत में नगरीकरण प्रक्रिया कैसे आरंभ हुई। अब हम बात करेंगे कि नगरीकरण का अर्थ क्या होता है? तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सामान्य अर्थों में नगरीकरण को हम कह सकते हैं। अगर माफ़ी चाहूँगी, अगर एम.एन. श्रीनिवास के शब्दों में हम देखें तो उन्होंने कहा कि नगरीकरण का तात्पर्य केवल किसी सीमित क्षेत्र में अधिक जनसंख्या के विस्तार से ही नहीं होता, बल्कि इसमें वो प्रक्रिया भी शामिल है जिसके द्वारा लोगों के सामाजिक और आर्थिक संबंधों में भी परिवर्तन परिलक्षित होते हैं। तो अगर हम इन परिभाषाओं को देखते हैं तो इसके आधार पर नगरीकरण की कुछ प्रमुख विशेषताएँ हमारे सम्मुख आती हैं जिनको हम कह सकते हैं कि नगरीकरण एक दोहरी प्रक्रिया है। किस अर्थ में दोहरी है कि इसमें केवल ग्रामीण क्षेत्रों का नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तित होना ही शामिल नहीं है, बल्कि एक ऐसी दशा भी है जिसमें लोगों पर नगरीय मनोवृत्तियों का प्रभाव भी बढ़ने लगता है। इसके अलावा जो नगरीकरण की प्रक्रिया है वो नगरीय व्यवसायों में वृद्धि को स्पष्ट करती है। नगरीय व्यवसाय यानी कि द्वितीयक क्षेत्र से जुड़े हुए, तृतीयक क्षेत्र से जुड़े हुए व्यवसाय जो भी हैं, उनको ये प्रक्रिया स्पष्ट करती है। और नगरीकरण की जो प्रक्रिया है ये औद्योगीकरण से मुख्य रूप से संबंधित है। किस प्रकार से संबंधित है कि अगर हम देखें कि किसी स्थान पर उद्योग धंधों का विकास हो रहा है, तो जनसंख्या का जो प्रवास है वो उसी ओर आना प्रारंभ हो जाता है। कुछ लोग रोज़गार की वजह से आते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि उद्योग धंधे विकसित हो रहे हैं तो वहाँ पर जो नागरिक सुविधाएँ हैं यानी कि बिजली, पानी, सड़क वो हमें बेहतर रूप में मिल सकेंगी। तो कुछ लोग अपने जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के प्रयास में उस ओर प्रवास करते हैं। तो औद्योगीकरण यानी कि उद्योग धंधों का विकास जो है ये भी नगरीकरण के एक दूसरे के विकास में योगदान देती हैं। जहाँ एक ओर औद्योगीकरण के कारण नगरीकरण होता है, तो नगरीकरण नगरों में भी उद्योगों का विकास होता है। तो ये दोनों अवधारणाएँ क्या हैं, एक दूसरे से मुख्य रूप से संबंधित हैं। इसके अलावा अगर हम नगरीकरण की विशेषताओं की बात करें, तो यहाँ पर जो भी सामाजिक संबंध पाए जाते हैं, उसमें औपचारिकता का पुट ज़्यादा होता है।
औपचारिकता का अर्थ है कि लोगों में वो घनिष्ठता नहीं होती है। यहाँ पर जो भी संबंध बनते हैं, वो हितों की पूर्ति हमारी किस हद तक कहाँ से हो सकती है, उस आधार पर बनते हैं। तो हम ऐसे भी जानते हैं कि नगरीय समुदाय को अधिकतर विद्वानों ने एक द्वितीयक समुदाय के रूप में भी प्रस्तुत किया है, और उसकी मुख्य विशेषता होती है कि औपचारिक संबंधों का पाया जाना, यानी कि संबंधों में घनिष्ठता न होकर स्वार्थ पूर्ति के आधार पर संबंधों का निर्माण होना। इसके अलावा नगरीकरण की एक प्रमुख विशेषता ये भी है कि जब ये प्रक्रिया होती है तो उस समाज में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होने लगती है, यानी कि गांव से लोग नगरों में आकर बसने लगते हैं, रहने लगते हैं, और गांव तो धीरे धीरे खाली होते चले जाते हैं, लेकिन नगरों का विस्तार होता रहता है। इसके अलावा हमको ये भी विशेषता ध्यान में रखनी चाहिए कि नगरीकरण ही एक ऐसी प्रक्रिया है कि अगर जिसमें व्यक्ति स्थान परिवर्तन नहीं भी करता है, लेकिन नगरीकरण के प्रभाव के कारण उसकी आदतों, उसकी मनोवृत्तियों में भी परिवर्तन देखा जा सकता है। तो हम इस प्रक्रिया को भी नगरीकरण में ही रखेंगे कि अगर मान लीजिए कि किसी भी नगर के आसपास का व्यक्ति जो है, नगर में नहीं रह रहा है, वो एक ग्रामीण क्षेत्र में ही रह रहा है, लेकिन उसके जीवन शैली पर, उसके विचारों में, उसकी मनोवृत्तियों में अगर नगरीयता का पुट झलकता है, तो वो भी एक तरह से नगरीकरण की प्रक्रिया ही कही जाएगी। इसके अलावा नगरीकरण में की जो मुख्य विशेषता है, वो भौतिक सभ्यता और संस्कृति को बढ़ावा देती है। तो अगर समाजशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते हम सभी ये जानते हैं कि संस्कृति को 2 भागों में बाँटा गया। भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति, और अनेक विद्वानों ने भौतिक संस्कृति को ही सभ्यता का नाम दिया। तो भौतिक संस्कृति के अंतर्गत जो भी उपयोगी वस्तुएं हमारे जीवन की हैं, जिनका आविष्कार हुआ, बहुत सारी हैं। हम जितनी भी जो अपने दैनिक जीवन में वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, आप मोबाइल, पंखा, घड़ी, कूलर, गैस, बर्तन, ये सब क्या है, भौतिक संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। अर्थात जितनी हमारी उपयोगी वस्तुएं हैं, वो सब भौतिक संस्कृति के अंतर्गत आती हैं, और इसी को ही समाजशास्त्र में अनेक समाजशास्त्रियों ने सभ्यता का नाम दिया है, और ये निरंतर बढ़ती रहती है। तो नगरीकरण की प्रक्रिया में भी क्या होता है कि भौतिक संस्कृति में तेजी से परिवर्तन होने लगते हैं, जबकि अभौतिक संस्कृति, जिसमें हम मुख्य रूप से विचारों, विश्वासों, मनोवृत्तियों, इन सबको रखते हैं, तो उसमें इतनी जल्दी से परिवर्तन नहीं आता है, जितना कि जल्दी परिवर्तन भौतिक संस्कृति या भौतिक सभ्यता के क्षेत्र में देखा जा सकता है। तो नगरीकरण के साथ साथ भौतिक सभ्यता में भी परिवर्तन आता है। इसके अलावा नगरीकरण की एक मुख्य विशेषता ये भी है कि सुख सुविधाओं के जो भी साधन हैं, उनमें वृद्धि होने लगती है तेजी से। कि आज हम सैंडविच मेकर भी प्रयोग कर रहे हैं, माइक्रोवेव ओवन का भी प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए नई नई तकनीकियां, नए नए आविष्कार होते ही रहते हैं आए दिन, कि किस प्रकार से लोगों का जीवन सरलतम से सरलतम होता चला जाए सुख सुविधाओं के क्षेत्र में। ये तो हो गई कुछ नगरीकरण की विशेषताएं। अगर एंडरसन के शब्दों में हम बात करें, तो उन्होंने नगरीकरण की 5 विशेषताओं का उल्लेख किया था, जिसमें मुख्य रूप से उन्होंने मुद्रार्थ व्यवस्था की बात की थी, सरकारी प्रशासन की बात की, सांस्कृतिक परिवर्तनों की बात की, लिखित अभिलेख की बात की, और अभिनव अर्थात नवीन परिवर्तनों की बात की। और इन विशेषताओं को उन्होंने नगरीकरण की मुख्य विशेषताओं माना है। इन्होंने साथ-साथ ये भी कहा कि नगरीकरण कोई एक तरफ़ा प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये दो तरफ़ा प्रक्रिया है। अब दो तरफ़ा किस रूप में है, मैंने आपको इससे पहले भी स्पष्ट किया था कि केवल इसमें गाँव से नगरों की ओर प्रवास को ही नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि जो प्रवासी हैं, अर्थात जो गाँव से नगर की ओर गए हैं निवास करने के लिए, उनके दृष्टिकोणों में, विश्वासों में, मूल्यों में, व्यवहारों में, उनके स्वरूपों में जो परिवर्तन आता है, वो भी नगरीकरण की प्रक्रिया में शामिल होता है। तो ये कुछ नगरीकरण की विशेषताएँ हो गईं। अब हम बात करेंगे कि नगरीकरण के कारक कौन-कौन से हैं, अर्थात कौन-सी ऐसी दशाएँ हैं, जिन्होंने नगरीकरण को प्रोत्साहन दिया है, नगरीकरण के विकास में अपना योगदान दिया है, कौन से स्रोत हैं? इनको हम मुख्य रूप से नगरीकरण के कारक के रूप में जानते हैं। तो इससे पहले मैं थोड़ा-सा कुछ पहलू आपके समक्ष रखना चाहूँगी कि जब नगरों का विस्तार होता है, तो उसमें नगर जो है वो अलग-अलग श्रेणियों में बँटते चले जाते हैं। जैसे राज्यों की राजधानी है, लखनऊ है,
आपका पटना है, भोपाल है, इस तरीके के जो राजधानी वाले क्षेत्र हैं, ये प्रशासन और सत्ता के क्षेत्र से विकसित होते चले जाते हैं। कुछ व्यावसायिक नगर बन जाते हैं, जैसे मुंबई है आपका, कानपुर है, सूरत है, लुधियाना है, ये सारे नगर व्यावसायिक दृष्टि से विकसित हुए हैं। और कुछ धार्मिक नगर हैं, जैसे हमारा उज्जैन है, काशी जिसे बनारस कहते हैं, हमारा हरिद्वार है, ऋषिकेश है, नासिक है, ये सब क्या है, हमारी धार्मिक नगरियाँ हैं, मथुरा है, वृंदावन है। तो नगर क्या है कि नगरों के विकास में अलग-अलग दशाओं का योगदान होता है। जैसे कि अभी मैंने धार्मिक नगरों की बात की, तो इसमें क्या है कि दा जो भी धार्मिक दृष्टिकोण से इसमें योगदान मिला इनको, जो भी लोग जाते थे दर्शन करने के उद्देश्य से, तो जो ये नगर पहले छोटे नगर के रूप में हुआ करते थे, आज धीरे-धीरे वो एक तरीके से पर्यटन का केंद्र बनते जा रहे हैं। तो नगरीकरण की जो दशाएँ होती हैं वो व्यावसायिक भी हो सकती हैं, प्रशासनिक और सत्ता का केंद्र भी हो सकती हैं, और इसके साथ-साथ धार्मिक जो दशाएँ होती हैं वो भी नगरीकरण को प्रोत्साहन देती हैं। तो इसी संदर्भ में हम कुछ बिंदुओं के द्वारा इस अवधारणा पर प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नगरीकरण के आकर्षण के कारण क्या होते हैं? नगरीय आकर्षण के कारण जो है, ये नगरीकरण का एक प्रमुख कारण या स्रोत हम कह सकते हैं। तो जो बर्गेल थे उन्होंने ये बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, नागरिक सुविधाएँ, मनोरंजन, सुरक्षा इत्यादि की वजह से व्यक्तियों को ये लगता है कि उनका जीवन गाँव की अपेक्षा नगरों में कहीं अधिक अच्छे से व्यतीत हो सकता है। और लोगों में इस मनोवृत्ति का भी विकास हो जाता है कि उनके व्यक्तित्व का समुचित विकास जो है वो गाँव में नहीं बल्कि नगरों में ही मुख्य रूप से हो सकता है। तो ये जो आकर्षण के कारण हैं, ये व्यक्ति को नगरों की ओर खींचते हैं, जिसे पुल फैक्टर कहा गया है इसे। पुल फैक्टर क्यों कहा गया है कि ये जितनी भी सुविधाएँ हैं, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, मनोरंजन की, ये व्यक्तियों को गाँव से नगर की ओर आने के लिए आकर्षित करती हैं। इसी संदर्भ में प्रोत्साहन कारक की भी बात की है बर्गेल ने कि गाँव की जो दशाएँ हैं, गाँव की और कस्बों की, तो उनकी जो आंतरिक दशाएँ हैं, वो अपने जो वहाँ के निवासी हैं, उनको क्षेत्र छोड़ने के लिए मजबूर करती हैं। तो उन ऐसे जो भी दशाएँ या ऐसे जो भी कारक हैं, उनको बर्गेल ने प्रोत्साहन कारक यानी कि पुश फैक्टर का नाम दिया। अब इसमें कौन-सी दशाएँ शामिल होती हैं? तो जैसे कि गुटबंदी है, जब से गाँव में भी राजनीतिक जो भी सत्ता है उसका महत्व बढ़ा है, गाँव में राजनीतिक जागरूकता बढ़ी है, तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि गाँव में गुटबंदी भी देखने को मिलती है, जातिगत असमानताएँ गाँव में और अधिक बढ़ गई हैं। और जो खेती की प्रकृति पर निर्भरता है कि जैसे अब बारिश होगी या अच्छा मानसून आया तभी हमारी फसल अच्छी होगी, नहीं तो अगर बारिश अच्छी नहीं हुई या कोई और मौसमी आपदा आ गई तो उसकी वजह से फसल हमारी खराब हो सकती है। इसके अलावा गाँव में जो राजनीति या अन्य वजहों से जो तनाव और संघर्ष बढ़ने लगे हैं, इन सब कारणों ने जो है वो व्यक्तियों को गाँव से नगरों की ओर आने के लिए मजबूर किया है और व्यक्ति को अपना क्षेत्र छोड़ने को मजबूर किया। इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि भी एक महत्वपूर्ण कारक है नगरीकरण का कि जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ती गई वैसे-वैसे नगरों का विस्तार होता चला गया। लोगों ने नगरों की ओर आना प्रारंभ किया और फिर नगरों का भी जो क्षेत्र था वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ता जाता है। अगर अब हम बात करें कि नगरों की तो आप पहले से आप उनका क्षेत्र देख लीजिए कि पहले कहाँ तक वो सीमित थे और अब उनका विस्तार धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जिसे हम आउटर क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, तो वो जो है वो बाहर के क्षेत्र में भी बढ़ता चला जाता है। कब आप एक शहर से दूसरे शहर में पहुँच जाएँगे, ये आपको पता ही नहीं लगेगा। तो ये क्या है जनसंख्या वृद्धि का ही परिणाम है कि लोगों को जहाँ नगर में जगह मिलती है, वो अपना निवास बनाकर रहना शुरू कर देते हैं। तो ये जनसंख्या वृद्धि भी क्या है कि नगरीकरण का एक प्रमुख कारण है। इसके अलावा अगर हम बात करें औद्योगीकरण तो जैसा मैंने पहले भी आपको इस बिंदु पर प्रकाश डाला था कि औद्योगीकरण और नगरीकरण दोनों ही जो अवधारणाएँ हैं, वो एक-दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। जहाँ कहीं उद्योगों का विकास होना प्रारंभ होता है, वहीं पर लोग धीरे-धीरे आकर रहना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर बुनियादी सुविधाएँ मिलने लगती हैं और इस प्रकार धीरे-धीरे एक नगर का विस्तार होने लगता है।
और व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि भी नगरीकरण का एक प्रमुख कारण है कि जितने अवसर लोगों को नगरीय क्षेत्र में मिल सकते हैं अपने व्यापार बढ़ाने के, उतने ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं मिल सकते हैं। तो व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि भी नगरीकरण का एक प्रमुख कारण है। इसके अलावा अगर हम बात करें यातायात और संचार के जो विकसित साधन हैं, इन्होंने भी नगरीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया है। जब यातायात और संचार के साधन विकसित होते हैं, तो मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से गतिशीलता अपनी बढ़ा सकता है। मनुष्य ये देख सकता है कि हमारे समाज से दूसरे समाज में कौन से बेहतर विकल्प उपलब्ध हैं। जब लोगों में गतिशीलता बढ़ती है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, अन्य लोगों से मिलते हैं, उनकी जो आदतें हैं उनको अपनाते हैं, उनके विचारों से प्रभावित होते हैं और प्रभावित करते भी हैं। और इसके अलावा जब संचार के जो साधन हैं, जिसे हम सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं, जब वो विकसित होती है, तो मनुष्य को रोज़गार के भी अनेक साधन मिलते हैं, सूचनाएँ नई-नई उपलब्ध होती हैं। मनुष्य ये देख सकता है कि उसके विकास के लिए कौन-सी दशाएँ अनुकूल हैं और कौन-सी दशाएँ अनुकूल नहीं हैं। तो ये सब जो दशाएँ हैं, ये मिलकर नगरीकरण को प्रोत्साहित करती हैं। जब यातायात के साधन नगरों में ही अत्यधिक विकसित होते हैं, तो लोगों को ये लगता है कि अगर हमें कहीं भी जाना है, कहीं भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमें जाना है, कोई भी या वो व्यापार के लिए हो या किसी अन्य काम के लिए हो, तो उनको लगता है ये हमारे लिए गाँव से ज़्यादा शहरों में ज़्यादा बेहतर तरीके से उपलब्ध हैं। इसके अलावा कुछ राजनीतिक कारक भी होते हैं जो नगरीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं। जैसा हम सभी जानते हैं कि मुख्यतः नगरों में ही शासन और प्रशासन का केंद्र होता है, सत्ता वहीं पर है। तो गाँव से अपेक्षा नगरों में भी जो लोग इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनको लगता है कि राजनीति के भी विकल्प उनके समक्ष मौजूद हैं, राजनीतिक जागरूकता लोगों में ज़्यादा है, राजनीति का जो केंद्र है वो नगर ही है। तो ये दशाएँ जो राजनीतिक हैं, ये भी नगरों के नगरीकरण की प्रक्रिया में सहायक सिद्ध होती हैं। अब अगर हम बात करें कि ये जो नगरीकरण के कारक हैं, ये प्रक्रिया को विस्तार देते हैं, उसको बढ़ाते हैं आगे, तो अब इस नगरीकरण के परिणाम क्या निकलते हैं? तो अगर हम देखें कि कोई भी अवधारणा हो, चाहे वो नगरीकरण हो, औद्योगीकरण हो या हम आधुनिकीकरण या पश्चिमीकरण की बात करते हैं, तो कोई भी प्रक्रिया ऐसी नहीं है जिसके केवल सकारात्मक परिवर्तन हो या केवल उसके नकारात्मक परिवर्तन हो। चूँकि समाज की सामाजिक संरचना में परिवर्तन आता है, तो ये परिवर्तन हमारे सामने सकारात्मक भी और नकारात्मक भी दोनों ही रूपों में हमारे समक्ष आते हैं। तो नगरीकरण के परिणामों की बात हम करेंगे सबसे पहले, तो इसमें क्या हुआ कि महिलाओं की परिस्थिति में सुधार हुआ। नगरों में क्या होता है कि महिलाओं को जैसे गाँव में पहले अशिक्षित होती थी महिलाएँ, उनको शिक्षा के इतने विकल्प उपलब्ध नहीं होते थे और जो शैक्षणिक संस्थान होते थे, वो भी काफ़ी दूर-दूर हुआ करते थे। तो महिलाएँ उनको इतना शिक्षा नहीं मिल पाती थी जिसकी वजह से वो अपने अधिकारों के प्रति इतनी जागरूक नहीं हुआ करती थी। लेकिन नगरों में ये स्थिति नहीं थी। नगरों में शिक्षा के बेहतर साधन उपलब्ध होते हैं, रोज़गार के बेहतर विकल्प उपलब्ध होते हैं। तो उसकी वजह से जो महिलाएँ होती हैं, वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती हैं। अगर वो नौकरी कर रही हैं या अपना खुद का व्यवसाय कर रही हैं, तो वो आर्थिक रूप से भी किसी पर निर्भर नहीं होती हैं, वो आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र होती हैं। तो उनमें स्वयं के प्रति निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि नगरीकरण के फलस्वरूप क्या हुआ है कि महिलाओं की जो परिस्थिति थी उसमें सुधार हुआ है। पहले महिलाओं के साथ हिंसा होती थी तो वो उसको सहन करती रहती थी कि और उसका मुख्य कारण ये होता था कि उनके पास खुद का कोई जीविका उपार्जन का साधन नहीं होता था। वो अपनी आर्थिक आर्थिक रूप से अपने पति, अपने परिवार पर निर्भर हुआ करती थी। तो उनको ये लगता था कि अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है और हमने अगर बोल दिया, तो ये जो हमारा आर्थिक रूप से जो हमको सहायता मिलती है ये भी बंद हो जाएगी, तो हम कहाँ जाएँगे? तो अब ये महिलाओं में ये सोच धीरे-धीरे बदल रही है। अब वो जानती हैं कि उनके अधिकार क्या हैं, वो किस तरह से अपने आप को सक्षम कर सकती हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि नगरीकरण का ये परिणाम हुआ है कि महिलाओं की परिस्थिति पहले से बेहतर हुई है। इसके अलावा अगर हम नगरीकरण के अन्य परिणामों की बात करें तो जातिगत जो असमानताएँ थी उसमें कमी आई है। हम सभी जानते हैं कि नगरों में प्रत्येक धर्म, प्रत्येक जाति, प्रत्येक क्षेत्र के लोग रहते हैं
और उनमें साथ बैठते हैं, मिलते हैं, काम करते हैं, खाते-पीते हैं, तो यहाँ पर जो जातिगत असमानताएँ हैं, जो जातिगत बंधन ये इतने ज़्यादा सशक्त नहीं होते हैं। यानी कि नगर नगर में लोगों में जाति को लेके जो भी असमानताएँ, उनके मन में भेदभाव, इस तरीके की चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो नगरों में अस्पृश्यता की भावना भी नहीं पाई जाती है। नगरीकरण के द्वारा क्या हुआ है कि अस्पृश्यता का अंत हो गया है। अस्पृश्यता ये भारतीय समाज में बहुत प्राचीन समय से मौजूद रही है कि यानी कि यहाँ पर जातीय संस्तरण के अंतर्गत कुछ जातियों को ऐसा माना जाता था कि उनको छूना एक अपराध है, हम उनको छू नहीं सकते, वे अस्पृश्य हैं, यानी उनको स्पर्श नहीं किया जा सकता। और ऐसी जातियों को अनेक प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक निर्योग्यताओं को झेलना पड़ता था। लेकिन नगरीकरण का जब विस्तार हुआ, तो ये भावनाओं में कमी आने लगी और सरकार ने भी अस्पृश्यता को एक तरीके से प्रतिबंधित कर दिया। संविधान में भी अस्पृश्यता को एक अपराध मानकर उसको प्रतिबंधित कर दिया गया कि कोई भी व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करेगा। तो ये एक नगरीकरण का भी परिणाम रहा है कि लोगों में अब उतना ये भावना नहीं रह गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो परंपरागत व्यवसायों में भी परिवर्तन आया है। जैसा हम सभी जानते हैं कि पहले गाँव में एक जजमानी व्यवस्था पाई जाती थी और उस जजमानी व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक जो जाति थी उसके कार्य निर्धारित हुआ करते थे कि धोबी का क्या कार्य है, माली का क्या कार्य है, कुम्हार का क्या कार्य है और ये सभी जो जातियाँ थीं ये आपस में एक-दूसरे को अपनी सेवाएँ प्रदान करती थीं और बदले में उनको अपनी सेवाएँ देती थीं और उनसे कुछ सेवाएँ लेती थीं। लेकिन जब नगरीकरण का विस्तार हुआ, नगरीकरण की प्रक्रिया विस्तृत होती चली गई, तो उसमें क्या हुआ कि जो ये परंपरागत रूप से लोग निर्भर रहा करते थे अपने परंपरागत व्यवसाय पर, ये इसमें कमी आई। अब लोग शहरों में आते हैं तो ये नहीं देखते कि हम हमारी जाति का परंपरागत व्यवसाय क्या था। वो अपनी योग्यता और अपनी जो भी क्षमता है उसके आधार पर कोई भी रोज़गार, कोई भी व्यवसाय चुन सकते हैं और उसमें बेहतर करते हैं। तो अब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो व्यक्ति की परिस्थिति पहले प्रदत्त परिस्थिति पर बल दिया जाता था, वो अब बदल के अर्जित परिस्थिति पर बल दिया जाने लगा और उसका मुख्य कारण ये रहा है कि परंपरागत व्यवसायों का अंत हुआ। यानी कि अब व्यवसाय कोई व्यक्ति अपनी जाति के आधार पर नहीं चुनता है, बल्कि अपनी योग्यता, अपनी विशेषीकरण, अपनी क्षमता के आधार पर चुनता है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई तकनीकी योग्यता हासिल की है, तो वो इंजीनियर बन सकता है। अगर किसी व्यक्ति ने शिक्षा के क्षेत्र में कोई विशेषज्ञता हासिल की तो प्रोफ़ेसर या इस तरह के व्यवसायों में, इस तरीके के पेशों में जा सकता है। तो ये हम कह सकते हैं कि नगरीकरण का ये एक सकारात्मक प्रभाव रहा है। इसके अलावा हम देखते हैं कि तार्किकता में भी वृद्धि होती है। तो तार्किकता में वृद्धि से क्या आशय है कि जब लोगों में अंधविश्वास कम होने लगते हैं, जो भी पहले निर्णय हम धार्मिक आधारों पर लेते थे, वो हम निर्णय अब धार्मिक आधारों पर ना लेकर तार्किक आधारों पर लेने लगे। यानी कि हम जो निर्णय ले रहे हैं, तो पहले उसका हम परिणाम समझ लेते हैं कि अगर हम ये निर्णय ले रहे हैं, तो इसका परिणाम क्या होगा? या फिर अगर हम परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं कोई वांछित, तो हम उसमें अपनी एक गणना करते हैं कि हमारे पास क्या साधन उस लक्ष्य को पाने के लिए मौजूद हैं। उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति कोई अधिकारी बनना चाहता है, प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहता है, तो वो अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उसको पता है कि हमें इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, अगर आवश्यकता है तो उसके लिए कोचिंग भी करनी होगी। तो ये हम कह सकते हैं कि ये एक तरीके से वो अपने साधन और साध्यों की गणना करके तब एक निर्णय लेते हैं कि हमारे लिए क्या सही है। जबकि पहले क्या हुआ करता था कि व्यक्ति अंधविश्वास में ज़्यादा घिरा हुआ रहता था कि अरे! बिल्ली रास्ता काट गई, हम आगे नहीं बढ़ेंगे या बहुत सारे समाज में बलि देने की प्रथा प्रचलित थी। तो अब ये क्या हुआ कि जैसे-जैसे नगरीकरण में वृद्धि हुई, उसके साथ-साथ शिक्षा में भी वृद्धि हुई, तो उसने धार्मिक अंधविश्वास जो थे उनका अंत किया और व्यक्ति के अंतर्गत एक तार्किकता जो तार्किक मनोवृत्ति थी, उस मनोवृत्ति का विकास किया। इसके अलावा हम देखते हैं कि नगरीकरण की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप सामाजिक गतिशीलता में भी वृद्धि होती है। अब सामाजिक गतिशीलता से क्या आशय है? तो समाजशास्त्र के विद्यार्थी सभी इस तथ्य से भली-भाँति परिचित हैं कि जब व्यक्ति की परिस्थिति में परिवर्तन आ जाता है।
और ये सामाजिक गतिशीलता 2 तरीके की हो सकती है कि एक तो क्षैतिज गतिशीलता और दूसरी लंबवत गतिशीलता। क्षैतिज की हमारी परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, केवल स्थान में परिवर्तन कर रहा है। अर्थात कि कोई मज़दूर पहले गाँव में निवास करता था और अब वो गाँव में मज़दूरी ना करके शहर में आके मज़दूरी कर रहा है। तो उसकी परिस्थिति वही है, केवल स्थान परिवर्तित हुआ। जबकि जो दूसरे प्रकार की गतिशीलता है, जिसे हम आरोही गतिशीलता के नाम से भी जानते हैं, तो उसमें क्या होता है कि व्यक्ति की स्थान के साथ-साथ उसकी परिस्थिति में भी परिवर्तन आता है कि अगर कोई पहले मज़दूरी का काम करता था या कोई अन्य श्रम में लगा हुआ था, लेकिन उसने अपनी योग्यता और अपनी विशेषज्ञता के आधार पर किसी अच्छे पद को प्राप्त कर लिया। तो इस तरीके की गतिशीलता में भी वृद्धि आती है और वो नगरीकरण के परिणाम स्वरूप ही आती है। इसके अलावा ग्रामीण जीवन में भी बहुत सारा प्रभाव पड़ता है। किस तरीके का प्रभाव पड़ता है कि जो नगरों में सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं, उनका धीरे-धीरे विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में भी होने लगता है। जो जीवन शैली नगरों में पाई जाती है, उसका विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में होने लगता है। उन्हीं सुख-सुविधाओं को ग्रामीण लोग भी अपनाने लगते हैं कि जैसे आजकल आप गाँव में अक्सर जाएँगे तो आपको टेलीविज़न लगभग हर घर में देखने को मिलेगा, एसी आपको देखने को मिलेगा, कार मिलेगी, साइकिल मिलेगी, मोटरसाइकिल मिलेगी, सोफ़े मिलेंगे। यानी कि हम अब जो रहन-सहन का स्तर है, तो गाँव के लोग भी जो नगरीय जीवन शैली है उसको अपनाने लगे हैं और ये किसके परिणाम स्वरूप हुआ? नगरीकरण के परिणाम स्वरूप हुआ। क्योंकि अब ऐसा नहीं कि गाँव के व्यक्ति केवल गाँव में ही रहते हैं, लोगों का आना-जाना लगातार बना ही रहता है और जब वो नगर में जाते हैं, वहाँ कोई नई चीज़ देखते हैं तो उसको फिर अपने व्यवहार में, अपने जीवन में शामिल करने का प्रयास करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि नगरीकरण की प्रक्रिया द्वारा ग्रामीण जीवन में भी परिवर्तन आते हैं। उनके व्यवहारों में, उनकी मनोवृत्तियों में, उनके विचारों में भी धीरे-धीरे जो नगरीय समाज की विशेषताएँ हैं, उनका समावेश होने लगता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नगरीकरण के परिणाम स्वरूप बाज़ार और मंडियों में भी वृद्धि हुई। अगर हम आरंभिक तौर पे भी देखें तो नगरों का विकास किस प्रकार हुआ था? आरंभिक कैसे नगरों का विकास हुआ था कि हम देखते हैं कि जो आरंभिक नगर हुआ करते थे, वो पहले क्या थे कि उत्पादन का केंद्र और मंडियाँ हुआ करती थी मुख्य रूप से और धीरे-धीरे वही मंडियों ने आगे चलकर नगरों का रूप ले लिया। और अब नगरों में भी क्या है कि नगर भी अ, मुद्रा अर्थव्यवस्था पर होते हैं और उसके लिए भी आवश्यक है कि बाज़ार की एक प्रणाली हो। तो नगरीकरण की प्रक्रिया के साथ-साथ वहाँ पर बाज़ारों में और मंडियों में भी वृद्धि होने लगती है। इसके अलावा अगर हम नगरीकरण के परिणामों पर प्रकाश डालें, तो लोगों में राजनीतिक जागरूकता भी बढ़ती है। मैंने पहले भी आप इस विषय पर चर्चा की कि लोगों में राजनीति के प्रति एक रुचि बढ़ने लगती है। लोग जानना चाहते हैं कि हमारे आस-पास, हमारे क्षेत्र में, हमारे राज्य में, हमारे शहर में, हमारे देश में कौन-कौन सी राजनीतिक गतिविधियाँ संचालित हो रही हैं। और अब तो लोग राजनीति को भी एक करियर की तरह ही देखने लगे हैं कि हम इसमें भी क्या अच्छा कर सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि नगरीकरण के परिणामस्वरूप जो लोगों में राजनीतिक जागरूकता थी, उसमें भी वृद्धि हुई है। इसके साथ-साथ अंत में अगर हम बात करें, तो पारिवारिक व्यवस्था में भी बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले हैं। सबसे पहले तो हम यही समझ सकते हैं कि भारत में जो संयुक्त परिवार प्रणाली पाई जाती थी, जो कि भारतीय समाज की मुख्य विशेषता रही है, वो धीरे-धीरे विघटित होने लगी। जब लोग रोजगार की तलाश में गाँव से शहरों की ओर आने लगे, तो पहले वो स्वयं ही जाते थे, अपना परिवार लेकर नहीं जाते थे। फिर धीरे-धीरे जब वो वहाँ जाकर एक रहने की व्यवस्था कर लेते थे, तो फिर अपने परिवार को भी ले जाते थे और इस तरह से क्या हुआ कि जो संयुक्त परिवार प्रणाली थी, उसका विघटन होना आरंभ हुआ और ये संयुक्त परिवार धीरे-धीरे नाभिकीय अथवा एकाकी परिवार में परिवर्तित होते गए। तो इस संबंध में रॉस का भी कहना है जिन्होंने अपनी पुस्तक द हिंदू फैमिली इन इट्स अर्बन सेटिंग में ये कहा था कि इसके नगरीकरण के परिणाम स्वरूप क्या होगा कि परिवार के जो सदस्य होंगे उनका आपस का जो स्नेह होगा वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। मुखिया के जो अधिकार होंगे वो धीरे धीरे खत्म होते चले जाएंगे। और इसी संदर्भ में एम.एस. गोरे ने भी अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज नामक अपनी पुस्तक में ये कहा था कि नगरीकरण के परिणाम स्वरूप जो लोगों का रहन-सहन का स्तर है और जो परिवार के सदस्य हैं, उनकी स्थिति में परिवर्तन तो बहुत आया है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए,
तो वो क्या है संयुक्त परिवार व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, अर्थात कि कुछ मौकों पर वो अपने परिवार में जाना पसंद करते हैं। जैसे कुछ धार्मिक आयोजन हो गए या कोई त्योहार हो गए या पारिवारिक कोई आयोजन हो गया, तो सब ये कोशिश करते हैं कि सभी सदस्य भले ही 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए एकत्रित हो पाएँ, लेकिन सभी जो सदस्य हैं वो आपस में एक-दूसरे से मिल सकें। तो ये कुछ नगरीकरण के परिणाम थे, जिन पर मुख्य रूप से हमने महिलाओं की प्रस्थिति, जातिगत असमानताओं में कमी, अस्पृश्यता का अंत, मंडियों में वृद्धि, बाज़ारों में वृद्धि, पारिवारिक व्यवस्था में परिवर्तन, राजनीतिक जागरूकता, इन सभी बिंदुओं पर प्रकाश डाला। तो जैसा हमने इस टॉपिक को शुरू करने से पहले ही कहा था कि हर एक प्रक्रिया के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही परिणाम निकलते हैं। तो नकारात्मक परिणामों की अगर हम बात करें तो नगरीकरण ने कौन-कौन सी समस्याएँ उत्पन्न की हैं, उन पर हम संक्षेप में प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ कि नगरीकरण द्वारा चूँकि उद्योग धंधों का विकास हुआ और उन उद्योग धंधों की वजह से प्रदूषण की समस्या जो है वो बढ़ती चली गई। जब नगरों का विकास हुआ, उद्योग धंधों का विकास हुआ तो इस बात पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया कि इन उद्योगों द्वारा जो भी कचरा निकलेगा उसका बेहतर प्रबंधन कैसे किया जाए, इसको कहाँ पर हटाया जाए, कहाँ पर इसको एकत्रित किया जाए ताकि ये जो है प्रदूषण ना फैला पाए। इस बात की कोई समुचित व्यवस्था नहीं हुई जिसकी वजह से प्रदूषण की जो समस्या थी वो नगरों में बढ़ती चली गई और विकराल समस्या बन गई। इसके अलावा मलिन बस्तियों की भी समस्या उत्पन्न होती है नगरीकरण के द्वारा। बहुत सारे लोग जो अप्रशिक्षित होते हैं, अशिक्षित होते हैं, तो उनको रोज़गार के इतने बेहतर साधन उपलब्ध नहीं हो पाते और वैसे भी नगरों में आवास की समस्या भी होती है। तो इस तरह लोग क्या करते हैं कि कहीं पर भी झोपड़ी डालकर रहने लगते हैं और धीरे-धीरे ये झोपड़ियों का जो है वो एक क्षेत्र पूरा बनता चला जाता है, जहाँ पर कोई भी ना तो जल निकासी की कोई व्यवस्था होती है, ना समुचित प्रकाश होता है, कुछ भी नहीं होता है। बहुत ही अमानवीय दशाओं में लोग रहते हैं और ये जो मलिन बस्तियाँ हैं, ये एक तरीके से समस्या का रूप ग्रहण कर लेती हैं। मुंबई में जैसे चाल जिसे हम कहते हैं कानपुर में अहाता कहा जाता है ऐसी बस्तियों को। तो ये क्या है आज एक नगरों की प्रमुख समस्या बनती जा रही हैं मलिन बस्तियाँ। इसके अलावा क्या होता है अपराधों में भी वृद्धि होती है। जैसे-जैसे नगरीकरण बढ़ता जाता है अपराधों में भी वृद्धि होती जाती है। अनेक तरीके के जैसे आजकल हम साइबर अपराध देखते हैं कि किसी के फ़ोन पर कोई कॉल आई या कोई मैसेज आया और हमने देखा और पता चला हमारे खाते से बहुत सारे पैसे निकल गए। चोरी की समस्याएँ, इस तरीके की मतलब अपराधों का भी स्वरूप अब बदल रहा है। पहले जो अपराध दूसरे तरीके से हुआ करते थे कि जो है चोरी हो गई या डकैती हो गई या सामने से आके लूट कर ली। अब लोगों ने नए-नए तरीके खोज लिए हैं और अपराध अब नए स्वरूपों में सामने आ रहा है। तो ये भी नगरीकरण की एक प्रमुख समस्या है। इसके अलावा हम अतिक्रमण की समस्या भी देखते हैं कि जहाँ पर भी स्थान मिला लोगों ने अपना कोई दुकान बना ली, कोई मकान बना लिया, कुछ कर लिया और वो अतिक्रमण कर लिया उस क्षेत्र पर। तो ये भी एक मुख्य रूप से समस्या फिर पता चलता है जब वहाँ पर पुलिस या प्रशासन उस अतिक्रमण को हटाने जाता है तो फिर लोगों का विरोध भी झेलना पड़ता है। तो ये भी एक मुख्य समस्या उभर रही है नगरीकरण की वजह से। दूसरा मानसिक तनाव बढ़ रहा है। चूँकि नगरों में क्या है कि द्वितीयक संबंध पाए जाते हैं, संबंधों में घनिष्ठता नहीं है, औपचारिकता है, व्यक्तिवादिता ज़्यादा है, तो उसकी वजह से क्या है कि लोगों के पास अब कोई ऐसा नहीं रहता कि जिसके साथ वो अपने सुख-दुःख बाँट सकें। तो अंदर ही अंदर वो क्या करते हैं कि जब विभिन्न परिस्थितियाँ बदलती हैं, तो वो अपना सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं और धीरे-धीरे मानसिक तनाव का शिकार होने लगते हैं। अगर कोई नौकरी कर रहे हैं, वो नौकरी उनकी चली गई या कोई व्यवसाय कर रहे हैं, उसमें घाटा हो गया या पारिवारिक कोई भी समस्या है, कोई भी पारिवारिक लड़ाई-झगड़े हैं, तो व्यक्ति क्या है कि अपने आप को इतना अकेला महसूस करता है कि वो अपनी समस्याओं को कहीं भी बता पाने में सक्षम नहीं होता और उसकी वजह से उसमें धीरे-धीरे मानसिक तनाव बढ़ने लगता है। तो ये भी नगरीकरण की एक समस्या कि व्यक्तिवादिता को इतना ज़्यादा बढ़ावा दे दिया कि व्यक्ति बाकी समाज से कटता चला गया। इसके अलावा जो है वो श्रम समस्याएँ भी उत्पन्न होती हैं कि बहुत सारे लोगों को समुचित रोज़गार के अवसर उपलब्ध नहीं होते हैं, तो लोग रिक्शा चलाना शुरू कर देते हैं या कोई भी अलग-अलग प्रकार के कार्य करते हैं और फिर उनमें वो एक कुंठा और तनाव निराशा के भाव जो है वो जागृत होने लगते हैं। सामुदायिक विघटन होता है, जैसे हमने अभी बात की कि परिवार का जो आकार है वो छोटा होता चला जाता है। सदस्यों में उतना प्रेम नहीं रहता है। तो विवाह जैसी जो संस्थाएँ हैं उनमें परिवर्तन आता है।
ठीक है? तो ये क्या है कि सामुदायिक विघटन भी नगरीकरण द्वारा उत्पन्न होता है और साथ-साथ असमानता की स्थिति भी होती है कि कुछ लोग तो आर्थिक आधार पर बहुत प्रगति कर लेते हैं और कुछ लोग बहुत इस तरीके का जीवन जीते हैं कि उनके पास 2 वक़्त का खाना भी नहीं मौजूद होता है। तो असमानता की एक स्थिति है, वो भी बढ़ती जाती है नगरीकरण के द्वारा। तो ये सब कुछ प्रमुख समस्याएँ हैं जो नगरीकरण के द्वारा उत्पन्न होती हैं। अब हम प्रकाश डालेंगे कि नगरवाद, जैसे हमने नगरीकरण अवधारणा को प्रारंभ करने से पहले ही कहा था कि नगरीकरण, नगरवाद और नगरीयता, हम इन तीनों ही शब्दों को एक ही अर्थ में समझ लेते हैं, जो कि जबकि ऐसा नहीं है। नगरीकरण क्या है? नगरीकरण ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कोई भी जो स्थान होता है, वो नगरीय विशेषताओं को ग्रहण करता है। जबकि नगरवाद क्या है? ये नगरीय जीवन शैली को व्यक्त करने वाली वो प्रक्रिया है जो नगरीय जीवन के निर्धारण के ढंग को व्यक्त करती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि नगरवाद नगरों में रहने वाले व्यक्तियों की विशिष्ट जीवन शैली की विशेषताओं को व्यक्त करता है। वहीं अगर हम नगरीयता की बात करें तो नगरीयता एक जीवन शैली है, यानी कि नगर में लोगों के रहने वाली जीवन शैली। और जबकि नगरवाद क्या है कि वही जो नगरीयता है, उन नगरीयता की विशेषताओं वाले जीवन को स्पष्ट करने में सहायक होता है। नगरवाद की विशेषताएँ क्या होती हैं? तो इसकी विशेषताएँ होती हैं कि मुद्रा अर्थव्यवस्था, लिखित दस्तावेज, आविष्कार और जो भी प्रौद्योगिकी या तकनीकी है, वो उसकी विविधता पाई जाती है। एक संगठित और सुदृढ़ प्रशासन होता है और बहुत सारे आविष्कार नए-नए होते रहते हैं। अगर हम नगरीकरण और नगरवाद में अंतर की बात करें, तो नगरवाद क्या है कि नगरीकरण के फलस्वरूप जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई, जिनकी चर्चा अभी हमने की, वो कारकों के रूप में, समस्याओं के रूप में या सकारात्मक परिणामों के रूप में, तो वो जो भी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं, उन परिस्थितियों की व्याख्या करता है नगरवाद। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नगरीकरण द्वारा नगरों का निर्माण और विकास होता है, जबकि नगरवाद व्यक्तियों के व्यवहारों की जो विशेषताएँ होती हैं, उनको प्रकट करता है। नगरीकरण विकास और प्रगति को स्पष्ट करता है, जबकि नगरवाद परिवर्तनों के साथ-साथ जो व्यक्ति हैं, वो किस प्रकार से अपना सामंजस्य स्थापित कर रहे हैं, उस प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नगरवाद जो है, वो मनोवृत्तियों की एक व्यवस्था है। इसी संदर्भ में लुई वर्थ ने नगरीयता या नगरवाद के कुछ प्रमुख लक्षणों की बात की थी, जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से संबंधों में अस्थायित्व, विशेषीकरण, गुमनामिता, अवैयक्तिकता और व्यवहार के मानकीकरण, इन विशेषताओं का उल्लेख किया था। और अब हम इकाई 3 के अंतर्गत नगर अवधारणा पर प्रकाश डालेंगे। तो नगर, जैसा हमने पहले भी चर्चा की है कि नगर कोई नई अवधारणा नहीं है, ऐतिहासिक साक्ष्य रहे हैं। अर्थात पूरी की पूरी सभ्यता ही नगरीय हुआ करती थी, लेकिन वैज्ञानिक रूप से जो नगरों को परिभाषित करने का कार्य हुआ, नगरों के अध्ययन करने का कार्य हुआ, वो बहुत बाद में प्रारंभ हुआ। तो नगरों को कहा जाता है कि परिभाषित करना इतना आसान कार्य नहीं है। समझने को हम सभी जानते हैं कि नगर कैसा स्थान है, लेकिन जब उसकी परिभाषा की बात आती है तो एक प्रमुख समस्या हमारे सामने मौजूद होती है। तो नगर को परिभाषित करने के लिए अनेक दृष्टिकोण प्रचलित हैं, जिसमें मुख्य रूप से पारिस्थितिकी दृष्टिकोण, ये सारे दृष्टिकोण मौजूद होते हैं। तो अगर हम प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण की बात करें तो उसमें नगर को ऐसा स्थान माना गया है जहाँ पर सुविधाएं होती हैं, व्यक्तियों के बीच में अंतरक्रियाएं होती हैं और उनकी वजह से परिवर्तन आते हैं। द्वितीयक संबंधों की प्रधानता होती है, गैर कृषि कार्यों की प्रधानता होती है, अर्थात द्वितीयक व्यवसायों की प्रधानता होती है। वहीं अगर जनसंख्या के आधार पर हम बात करें तो नगर एक ऐसा स्थान माना गया जहाँ पर कम से कम 50,000 व्यक्ति निवास करते हों, उसको नगर माना गया। लेकिन अगर भारतीय संदर्भ में देखें तो ये परिभाषा पूरी तरह से लागू नहीं हो पाती है, इसमें कुछ विवाद हैं। इसके अलावा अगर पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से हम नगर को परिभाषित करें, तो उसमें ये कहा जा सकता है कि नगर एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर प्रशासन, सत्ता और इसके साथ-साथ एक संरचना मौजूद होती है। अब हम बात करते हैं कि नगरीय समाज की या नगर की विशेषताएँ क्या होती हैं? तो नगर की विशेषता होती है कि वहाँ पर एक अलग या विशिष्ट प्रकार की जीवन शैली पाई जाती है। नगरों में जो है वो जो गैर कृषि कार्य हैं, जिसे हम द्वितीयक व्यवसाय कहते हैं, उनकी प्रधानता होती है। अवैयक्तिक संबंध, यानी कि जो व्यक्ति के संबंध होते हैं वो उनके
व्यवसाय या उनके हितों के आधार पर बनते हैं, व्यक्तिगत संबंध नहीं होते हैं। इसके अलावा सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि होती है। तो ये कुछ विशेषताएँ थीं। दुर्खीम ने कहा, नगर को परिभाषित करते हुए कहा कि नगर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर व्यक्ति जो है वो सावयवी एकता के द्वारा आपस में एक-दूसरे से संबंधित रहते हैं। तो सावयवी एकता का अर्थ उन्होंने ये बताया था कि जिस प्रकार से चूँकि उन्होंने सावयवी और यांत्रिक एकता की बात की थी श्रम विभाजन और विशेषीकरण के संदर्भ में, और हम सभी जानते हैं कि जो नगरीय समाज है वो विशेषीकरण और श्रम विभाजन पर ही आधारित होता है। तो वहाँ पर जो भी एकता पाई जाती है वो सावयवी एकता पाई जाती है, अर्थात व्यक्ति अपनी विभिन्न आवश्यकताओं के लिए एक-दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो उन्होंने सावयवी एकता के आधार पर नगरों को परिभाषित किया। अब अगर हम नगरों के प्रकारों की बात करें तो मम्फोर्ड ने 5 प्रकार के नगर बताए थे। आरंभिक नगर, मध्यम नगर, महानगर, विशाल नगर, समस्यामूलक नगर और मृतप्राय नगर। इन सभी नगरों की प्रकृति और इन सभी नगरों का किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया, किस-किस आधारों पर, इसकी चर्चा हम आगे आने वाले व्याख्यानों के दौरान करेंगे। अभी हमने आपको नगरीय समाजशास्त्र, उसका क्षेत्र, उसकी प्रगति, उसकी संभावनाएँ, नगरवाद, नगरीकरण इत्यादि विषयों पर प्रकाश डाला। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।